हाँ, हो सकता है कि कालांतर में ज्वाइन करें, इस लेक्चर के बाद ज्वाइन करें, बट मीनवाइल इनिशियली हम लोग का आज हृदय के संदर्भ में कुछ मूलभूत बातें, जो मौलिक बातें जो रह गई हैं, उसके प्रति चर्चा करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। पिछले 4 लेक्चर्स में 2 लेक्चर्स आप सभी ने प्रैक्टिकल कक्षाओं का लिया है, जिसमें आपने ये जाना है कि कौन कौन सी मांसपेशियां हृदय की मांसपेशियों के अलावा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा आपने ये भी जाना है कि क्या आयुर्वेदिक पक्ष है इसका। दूसरे दूसरे विषय में आपने ये भी जाना है कि किस तरीके की औषधियाँ, किस तरीके का खान पान इत्यादि चीजें भी आवश्यक हैं। परंतु इसके अलावा और क्या क्या आवश्यक है हमें वो भी समझना है। आज हम लोग उन्हीं मांसपेशियों, उन्हीं उन्हीं भोज्य पदार्थों, उन्हीं विषय वस्तुओं पे बात करने वाले हैं, और यही जानेंगे कि आखिर इसके अलावा और क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं जो हमारे हृदय के लिए लाभकारी हैं। मैं देख रहा था कि जब आदरणीय सुजीत सर पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो आप सभी के मन में बहुत सारे प्रश्न थे, जिनमें से एक प्रश्न ये भी था कि हृदय के लिए हम अन्य मांसपेशियों पे क्या क्या हमारा योगदान होता है। आज मैं उन्हीं उन्हीं मांसपेशियों के नामकरण से बात शुरू करता हूँ, क्योंकि लेक्चर के दौरान नामकरण लिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है ना, योग कक्षाओं के दौरान नहीं बताया जा सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हार्ट अटैक होता है या हृदय कमजोर होता है, तो उसके पीछे सिर्फ हृदय ही जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए बहुत बेसिक बेसिक चीजें भी बहुत आवश्यक हैं। क्या क्या सबसे जरूरी क्या है? अब ये कि हृदय के अंदर जो खून पहुंचता है, उसके लिए तो खून सबसे पहले जिम्मेदार है। यानी हृदय की डिपेंडेंसी स्वयं खून के ऊपर भी है। और ये दो तरीके से, एक तो एक्टिव खून जो उसके माध्यम से होके आता है और गुजर जाता है, उसका भी बड़ा योगदान है। दूसरा मार्ग क्या है? दूसरी डिपेंडेंसी क्या है? वो खून, वो रक्त कणिका है, वो क्या मिनरल से संबंधित रक्त जो आपके रक्त हृदय के अंदर प्रतिस्थापित होता है, हार्ट के अंदर उपस्थित होता है, जिसके कारण से अपने हृदय की कोशिकाएं जीवित रहती हैं। तो दो चीज हो गई, एक तो एक्टिव ब्लड हो गया जो आया और गुजर गया, और दूसरा ये कि जो पैसिवली उसके लिए काम कर रहा है। इसके अलावा वो रक्त जहाँ से मिनरल्स प्राप्त करता है, वो रक्त जहाँ से शरीर में जो भी आपने भोज्य पदार्थ लिया है वो वाया लिवर होके गुजरता है। तो हृदय के लिए एक अंग बहुत ज्यादा जरूरी हुआ, कौन सा? लिवर। लिवर की भी बहुत महती भूमिका मानी जा सकती है आपके हृदय को उचित रूप से रख पाने के लिए, उचित रूप से संवर्धित करने के लिए। तो हृदय की भी अपनी योग्यता है, हार्ट की भी अपनी योग्यता है, और लिवर की भी अपनी योग्यता है। इसके अलावा अब लिवर में जो चीजें जाती हैं, उसके लिए स्टमक का स्वच्छ होना भी बहुत जरूरी है। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, आप जो भी पदार्थ, भोज्य पदार्थ लेते हैं, वो भोज्य पदार्थ आपके छोटी आंत या ड्यूडेनम के आसपास से एब्जॉर्ब होना शुरू होता है, और वही एब्जॉर्ब होकर धीरे धीरे वो रक्त के माध्यम से लिवर होते हुए आपके अन्य शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचता है। तो यदि आपके पेट के अंदर एसिडिक माहौल है, बहुत हाई एसिडिक माहौल है, या ऐसा कहा जाए कि पेट के अंदर ही छोटे छोटे अल्सर्स हैं, उस ट्रैकिया वाले, आपके इसोफेगस वाले पूरे प्रक्रम में अल्सर्स हैं, वहां पे पेट साफ नहीं है, आपका इसोफेगस साफ नहीं है ना, और कैविटीज हैं, तो भोज्य पदार्थ भी बहुत सकारात्मक रूप से अंदर नहीं जा रहा है। छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत छोटी चीजें, बट बहुत आवश्यक भी हैं। शरीर को क्या है, इस स्टमक का क्या है? स्टमक को चाहिए अच्छा हेल्दी ट्राइग्लिसराइड्स होना चाहिए, है ना, शरीर के अंदर पाचक एंजाइम्स पूरी तरीके से, पेट के अंदर पाचक एंजाइम पूरी तरीके से होना चाहिए, और वो सारा बाइल, वो सारा जूस, ट्रिप्सिन इत्यादि भी आपके पेट के लिए बहुत जरूरी है, जो आपके खाए हुए पदार्थ से अन्योनाश्रित विषय वस्तु को, अन्योनाश्रित खाद्य पदार्थों को, जो पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर ही आश्रित है, जिस एक के माध्यम से दूसरे का जन्म होना, दूसरे के माध्यम से तीसरे का जन्म होना, इन सारी चीजों का भी योगदान बहुत आवश्यक है। फोन आ रहा है, एक सेकंड में जरा। क्षमा कीजिए। तो मैं बता रहा था कि जो एक दूसरे के प्रति अन्योनाश्रित चीजें होती हैं, जैसे एसिड है हमारे स्टमक के अंदर, तो एसिड की डिपेंडेंसी भी बहुत हद तक आपके बाह्य खाद्य पदार्थों पे है। आप क्या चीज खाते हैं? अब जैसे कुछ लोग हैं जो सुबह सुबह खाली पेट चाय पी लेते हैं। जब आप खाली पेट चाय पीते हो, तो उसका एक नकारात्मक असर आपके शरीर के ऊपर देखा जा सकता है, गैस बननी शुरू हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेल्दी चीज खाते हैं, उसके कारण भी
शरीर खराब होने लग जाती है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप कभी अनार का जूस खाली पेट पी के देखिए, आप देखेंगे कि आपका पेट बहुत योग्य नहीं है उस चीज को पचा पाने के लिए। बहुत सारे लोगों को आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो दूध नहीं पचा पाते, कच्चा दूध वो नहीं पचा पाते। बहुत सारे लोग घी नहीं पचा पाते, है ना। बहुत सारे लोग कच्ची सब्जियों का जूस अगर आपको दे दिया जाए, करेले का जूस दे दिया जाए या लौकी का जूस दे दिया जाए आपके शरीर के अंदर क्षारीयता बढ़ाने के लिए, तो हो सकता है कि वो भी आपका शरीर ना पचा पाए। अब आखिर ऐसा क्या है कि शरीर नहीं पचा पा रही है? अन्य दो तीन कारण भी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण मैं समझता हूँ वो ये है कि आपका पेट स्वच्छ ही नहीं है। भाई अगर मान लीजिए चारों तरफ आपके घर में कूड़ा कबाड़ा गंदगी फैली हुई है ना, नाले का पानी फैला हुआ है, तो वहां आप कितना भी सेंट मारोगे, कितनी भी अगरबत्ती जलाओगे, तो बदबू तो आनी तय है। वही स्थिति आपके पेट के अंदर भी है। तो हृदय के लिए पेट नाम की व्यवस्था भी बहुत आवश्यक है, स्मॉल इंटेस्टाइन नामक व्यवस्था भी बहुत है। डायफ्राम की भी अपनी महती भूमिका होती है। डायफ्राम का क्या उपयोग है? डायफ्राम का कहाँ होता है? डायफ्राम जो होता है बेसिकली आपकी जो आपका जो लंग्स है, लंग्स के नीचे हिस्से पे और पेट को, पेट की कैविटी को और ऊपर लंग्स कैविटी को, उन दोनों को अलग करता है। जब आप सांस लेते हैं और वो अच्छी तरीके से फूलता नहीं है, आपके सांस के कारण से उसके अंदर व्यापक रूप से खिंचाव नहीं होता है, आपके सांस के अंदर जब आप सांस लेते हो और वो सांस आधी ही रह जाती है, इन दोनों तीनों परिस्थितियों में आपके हृदय को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो आपको ये समझना होगा कि यदि आपको हृदय ठीक रखना है तो उसके लिए ये भी बहुत जरूरी है कि आप अपने लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करके रखें। लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए आपके सामने एक बहुत अच्छा आसन होता है, इसका नाम है धनुरासन। एक आसन होता है, इसका नाम है भुजंगासन। और ये सारे आसन भी आपके हृदय को उचित रखने के लिए कराए जाते रहे हैं। तो ये एक सपोर्टिव। अब आप ये बोलोगे कि सर धनुरासन में तो आपकी डायरेक्ट अगर आप इम्पैक्ट एनालिसिस करते हो, जो कि जनरली सारे योगा टीचर करते हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट एनालिसिस है ना, डीआईए, इसमें क्या करते हैं डीआईए में कि सीधे सीधा उधर कमर पे पड़ रहा है प्रभाव, तो कमर को ही महत्वपूर्ण मान लिया कि चलिए आप कमर पे कमर को आप मोड़ोगे तो कमर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, धनुरासन पूरी तरीके से उसके लिए कार्य रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके सपोर्ट सिस्टम के द्वारा एक खिंचाव यदि आप जनरेट करते हैं तो वो अन्य बहुत सारी चीजों के लिए व्यापक रूप से कार्य करता है। अब एक एक मसल्स होती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोसेनिमस। आपने काफ मसल्स सुना होगा, इन जनरली काफ मसल्स का नाम सुना होगा, गैस्ट्रोसेनिमस बोलते हैं। वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके उसी के पास में सोलियस नाम की एक मांसपेशी होती है, जो पिंडलियां जिसको हिंदी में आप बोलते हैं, बेसिकली साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो पिंडलियां भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात मैं बताता हूँ, इसको क्या जानते हो? इसको बोलते हैं सेकंड हार्ट भी बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा। शरीर में इन मांसपेशियों को सेकंड हार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप इनका व्यापक उपयोग करते हो तो ये ब्लड के पंपिंग में, मतलब पुश करने में, नीचे से रक्त को पुश करके ऊपर भेजने में इनका बहुत योगदान होता है। ये क्या करती हैं? ये वेन में जो वेनस रिटर्न्स होता है, जो पुलिंग रिड्यूसिंग होती है, जो स्वेलिंग कैपेसिटी होती है, इन सबको भी इंप्रूव करने में इसका बहुत ज्यादा योगदान है। जब आप ताड़ासन करते हैं तो ताड़ासन में आपका क्या है? ताड़ासन में आप पिंडलियों के ऊपर व्यापक खिंचाव कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताता हूँ पिंडलियों के विषय में, बड़ी गजब की बात है, सोलियस के विषय में बड़ी अच्छी बात यह है कि पेट के संदर्भ में बहुत सारी बीमारियों का सीधा संबंध आप सोलियस से ले सकते हो, गैस्ट्रोसेनेमस से ले सकते हो। क्या है, क्यों होता है ऐसा? आपने देखा होगा जब कभी आपको आपके पेट में गैस बनी होगी तो पैर में ही, पैर की मांसपेशियों में बहुत तेजी से पिंडलियों में दर्द होना शुरू होता है। कभी आपको बहुत प्रेशर आया हो और पास में वॉशरूम ना हो, ऐसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि आपके पैरों में ज्यादा झंझनाहट शुरू हो जाती है। पैरों की काफ मसल्स जो है वो बहुत तेज रिस्पॉन्ड करती है। आपने गौर नहीं किया होगा, आप कभी गौर करके देखिएगा कि सी जो ये सोलेस होती है ये कितना तेज इंपैक्ट करती है। जो पिंडलियां होती हैं इनमें सीधा सीधा इनका प्रभाव देखा जा सकता है। यदि आपको हृदय को उचित रखना है तो आपको इन मांसपेशियों का भी समुचित योगदान लेना है। इन मांसपेशियों को भी आपको एक इंडिकेटिव मांसपेशी के तौर पे याद रखना चाहिए, इंडिकेटिव मसल्स के तौर पे ध्यान देना चाहिए। व्हाट इज इंडिकेटिव मांसपेशी? इंडिकेटिव मांसपेशी को आप ऐसे समझे कि जो आपके अन्य अंगों की प्रतिनिधि के तौर पे आपको बताती हैं कि साहब ये परेशानी हो रही है। अब जैसे हृदय की कोई परेशानी है तो हृदय सीधे तो आपसे किसी तरीके से कोई इम्पैक्ट तो दे नहीं पाएगा, क्योंकि आपके न्यूरो सिस्टम से उसका बहुत कम योगदान है। न्यूरो सिस्टम आपको बताता है, आपकी चेतना को बताता है कि आपको कोई परेशानी हो रही है। तो पेंडिलियां जो हैं, जो पैरों की मांसपेशियां हैं, जो जो काफ मसल्स हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके शरीर के लिए, आपके हृदय के लिए। इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? आप भी समझते हैं कि जितना भी आसन जिसमें आप साइटिका नर्व को खींच रहे हैं, उन सारे आसनों के माध्यम से आप अपने पिंडलियों का समुचित लाभ ले सकते हैं।
अब इसके अलावा और इसका क्या लाभ है, और ये लाभ है कि जैसे ताड़ासन कर लिया, ताड़ासन में छोटे छोटे कदमों से बेबी वॉक करना बोलते हैं, वो भी कर लिया, डक वॉक कर लिया, बत्तख की तरह चलना, वो भी आपके लिए बहुत लाभकारी है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके हृदय के लिए एक सेकेंडरी कार्य करती हैं। इसके अलावा और क्या है, कोर मसल्स का भी अपना योगदान है। कोर मसल्स का क्या है, कोर मसल जिसको लीनिया एल्बा जनरली जनरली बोलते हैं, है ना, या ऑब्लिक्यू बोलते हैं, ऑब्लिक मसल्स जो होती हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि जैसे ही आप ब्लड फ्लो, आपका ब्लड फ्लो शुरू होता है, तो पेट के पास उसे एक बहुत बड़े हिस्से से मतलब एक होता है ना बहुत बड़ा एरिया, जिगजैग क्रॉस करते हुए जाना होता है, बहुत बड़े हिस्से से गुजरना होता है। जनरली पूरे शरीर को क्रॉस करना और सिर्फ पेट को क्रॉस करना ये लगभग बराबर माना जाता है। यानी ब्लड आपके सर से होके और पैर तक जितनी जल्दी पहुंच सकता है, यदि पेट निकाल दिया जाए, यदि 1 मिनट में ये ब्लड पहुंच जाता है पैर के पास, तो सिर्फ अकेला पेट पेट 1 मिनट ले जाता है। इतना ज्यादा आप समझते भी हैं कि जो आपके इसोफेगस के बाद ड्यूटेनम, ड्यूटेनम के बाद स्टमक, स्टमक के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स का पूरा हिस्सा जो होता है, इसोफेगस, स्टमक, ड्यूटेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए फिर वो आपके अन्य हिस्सों तक, शरीर के निचले हिस्से तक पहुंचने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। इसी में इसको किडनी से भी होकर गुजरना है, रक्त को किडनी की तरफ भी जाना है, तो वाइस वर्सा वाली चीजें हैं, पैरेलल चीजें चल रही हैं। तो लीनिया एल्बा मांसपेशी भी आपके हृदय के लिए इनडायरेक्टली बहुत योगदान देती है। अब पीछे पीठ की मसल्स जो होती हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि वो स्थान देती हैं आपके हृदय के लिए, आपके हृदय को चौड़ा या का मतलब उसको उसको एक स्पेस जितना मिलना चाहिए, जिससे स्पेस के कारण से हृदय का आकार होना चाहिए। अब होता क्या है कि जैसे कुछ लोगों के अंदर अच्छी डाइट है तो अच्छा खून भी है शरीर के अंदर, कुछ लोगों के पास अच्छी डाइट तो है, या अच्छी डाइट तो है परंतु वो खा नहीं पाते। सुबह उन स्किप कर दिया, दोपहर स्किप कर दिया, शाम स्किप कर दिया, है ना, या फिर खा भी रहे हैं तो उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं। जैसे जनरली मैं जब जर्नीज में रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोग जो है कुछ भी मतलब जो भी मिल जाए, भूखा आदमी जो भी मिल जाए वही खा रहा है, वही चीजें यूटिलाइज करा रहा है। तो एक तरीके से ये भी एक घातक घातक एलिमेंट माना जाता है। तो आप अपने शरीर के प्रति कितने आश्वस्त हैं, इसके लिए आपको ये समझना होगा कि आप अन्य मांसपेशियों का भी उपयोग उतना ही कर पाए। इसके अलावा क्या है, जो जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं इनका भी अपना बड़ा योगदान होता है। इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होती है, जो रिब केज होता है आपका, जो जिसको पसलियां बोलते हैं, इन पसलियों के पास जो अस्थि स्थित है, इनको इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। होता क्या है कि इंटरकॉस्टल मसल्स में जब भी, अब जैसे क्या हुआ कि आपने बहुत ठंडा पानी से नहा लिया या बहुत गर्म पानी से नहा लिया, तो एक प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाता है ना, और वो आस पास में ही जनरेट होता है। इसीलिए कहते हैं कि जिस तरीके का आपका एनवायरनमेंट है, आप कोशिश कीजिए कि उस एनवायरनमेंट के एक ही लेआउट में एक ही तरीके के पानी से स्नान करते जाइए। आपने सुना होगा कि कुछ लोग गए वो ठंडे पानी में नहाए और अगले दिन ठंड मार दी, वो मर गए, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत गर्म वातावरण में चले गए तो उनको पसीने पसीना होने के कारण उनका हार्ट ही फेल हो गया। ऐसे बहुत सारे केस भी आते हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। वो क्या करती है, आपके आपके हृदय को, आपके लंग्स को व्यापक रूप से ब्लड सर्कुलेशन करने का कारक बनाती है। वो और वो उसको क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन मोबिलिटी भी बोला जाता है। मोबिलाइज करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को मोबिलाइज करने के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके लिए कौन कौन सा आसन कर सकते हैं, हर वो आसन जो आपके छाती को चौड़ा करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी बताया आपको। अच्छा, सिर्फ चौड़ा नहीं करता, जो इसको संकुचित भी करता है। संकुचित करने के लिए बहुत सारे आसन है। जैसे जब आप पर्वत आसन कर रहे होते हैं तो आप अपने स्कैपुला से अंदर से इंटरकॉस्टल मसल्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि हमें पर्वत आसन के विभिन्न प्रकार के उपक्रमों का सही प्रयोग करना चाहिए। अब पर्वत आसन में एक आसन होता है, आपने देखा होगा कि जनरली आप पर्वत आसन लगाए और ये जो दोनों हाथ आपका आगे है उसमें से एक हाथ आपने अंदर भेज दिया और अपने शोल्डर को जमीन पर टिकाने की कोशिश की। जब आप इस आसन को करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इंटरकॉस्टल मसल्स के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं, जो कि हृदय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब मैं इसको एक बार शॉर्ट करता हूँ कि वापस कौन कौन सा मसल ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण है। डायफ्राम का मसल ग्रुप नंबर 1, दूसरा है क्लीव्स का, तीसरा है लेग्स का, पैरों की मसल जो है, कोर मसल्स जो है, पेट की मसल वो बहुत जरूरी है, लंग्स की मसल जो है वो बहुत जरूरी है। और एक और चीज है, ग्लूट्स की जो मसल्स होती हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। थाइस, जांघों के आसपास का जो मांसपेशीय हिस्सा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। होता क्या है कि इनके पास बहुत बड़ा एरिया होता है ब्लड को यूटिलाइज कर लेने का, और चूंकि फीमर से ब्लड निकलता है तो यहाँ से नया ब्लड रिलीज होकर ऊपर तक जाए और उसके बाद इस हिस्से में ही बहुत सारा
सारा ब्लड यूटिलाइज हो रहा हो, तो ये प्रेशर एब्जॉर्बर के तौर पे कार्य करता है। जनरली देखा ये जाता है कि अगर आपके पास अच्छे आसन है, आप अच्छे आसनों से अपने आप को संतुलित किए हुए हैं, तो आप अपने अपने मांसपेशियों का समुचित प्रयोग हृदय के अनुरक्षण में कर सकते हैं। और हृदय के अनुरक्षण में इन्हीं सारी मांसपेशियों का योगदान होता है। क्या होता है कि इसमें प्रेशर जब भी आने लग जाए, इसमें आपने देखा होगा कभी ग्लूट्स में पेन हो रहा है, कभी ऐसा हो रहा है कि आपके पैरों में बहुत सारा प्रेशर हो रहा है, तो ये सारी चीजें भी एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके ऊपर प्रभाव डालती हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या खाद्य पदार्थ ऐसा है जो हमें अपने 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 डेली डेली उसमें भोजन में लेना चाहिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है ना। किन खाद्य पदार्थों का उपयोग करके आप अपने अपने हृदय का ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मानी जाती है वो होती है लहसुन। लहसुन के अंदर गजब का एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है। लहसुन जो है वो आपके डे टू डे लाइफ में उपस्थित है और बहुत आसानी से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए ये क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बहुत तेजी से रिड्यूस कर देता है। देखिए, मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि कार्डियक अरेस्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ हार्ट अटैक, एंड हार्ट अटैक इटसेल्फ इज अ हार्ट अटैक, है ना। हार्ट अटैक खुद में ही अपने आप में एक व्याधि है, और कार्डियक अरेस्ट भी एक व्याधि है। अब कार्डियक अरेस्ट में क्या है, सारा का सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वो डिफ्यूज हो जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसके कारण से हृदय फेल हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए आपकी इंद्रियां जिम्मेदार है। मैंने आपको पहले भी बताया, आपकी आंखें, आपकी नाक, आपका मुंह, आपका कान। अब आपके कान के माध्यम से आपके दिमाग में घुसना इज सो इजी ना। आपका कान उपयोग है, अब आपको कोई परेशानी दे दिया, कह रहे उनके साथ ऐसा हो गया, अब आप सोच रहे हो, सोचते सोचते आपका आपका सिस्टम एकाएक कभी भी वो हैंग हुआ और हृदय को उसने इलेक्ट्रिक नोट्स का प्रवाह बंद हुआ, और उसी चक्कर में हृदय जो है हृदयघात के कारण से हृदय चाप हुआ, और उसके बाद फिर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त किया। जनरली कोरोना के बाद से ये देखा गया है कि ये वाला सिस्टम जो है मस्तिष्क का, वो कमजोर हुआ है। जिस सिस्टम के द्वारा, जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है बेसिकली, जो हार्ट के लिए इलेक्ट्रिक सिस्टम प्रोवाइड करता है, कोरोना के औषधियों के बाद से या बूस्टर डोज के बाद से तो खास करके कम हुआ है। छोटी छोटी दवाइयां लोगों को सूट नहीं कर रही हैं, और उस दवा से तुरंत क्रिएट, उस दवाओं के साथ में तुरंत नकारात्मक प्रभाव बनता है, और उसी प्रभाव के चलते हुए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो एक तो वो कारण है। दूसरा, ये जो लहसुन है इसका बेसिक कार्य क्या है, ये डायरेक्ट वाले का हार्ट अटैक में कार्य करता है। डायरेक्ट हार्ट अटैक का मतलब ये हो गया कि यदि कोई कोई नर्व ऐसी है, कोई कोई आर्टरीज ऐसी है, कोई वेन्स ऐसी है जहाँ कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, जहाँ पे खून जो है वो बहुत मोटा होता चलता चला जा रहा है, खून का फ्लो, रैंडम फ्लो जो है वो कम हो रहा है, तो इन सारी चीजों को लहसुन ठीक करने की क्षमता रखता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। आयुर्वेद हमेशा से एक बात मानता रहा है, स्वीकार करता रहा है कि एक औषधि जो ठंडे पानी के साथ जिसका प्रभाव होता है, उसी प्रभाव को यदि आप गर्म पानी के साथ करते हो तो वो उसका प्रभाव परिवर्तित हो जाता है। और हृदय के केस में गर्म पानी इज सो इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है गर्म पानी। ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, गर्म पानी आप जितना लेंगे शरीर में, शरीर के लिए, अपने हृदय के लिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और कैसे महत्वपूर्ण होता क्या है कि जैसे ही आप गर्म पानी लेते हो तो जो मांसपेशियां होती है ना, उनके अंदर एक एक क्योंकि अंदर जो है, अंदर का एक फिक्स टेम्परेचर है, वो सिकुड़ती है, और सिकुड़ के उसके बाद उनके अंदर एक खिंचाव, फिर एक जो पाल्पिटेशन होती है, जिसको हम पैरास्टेटिक मूवमेंट बोल सकते हैं, है ना। तो वो उन मूवमेंट्स को क्रिएट कराने के लिए गर्म पानी का एक अच्छा योगदान माना जाता है। तो यदि आप ये लहसुन को, हालांकि जिसको गैस बनती है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उस पर अलग बात करेंगे, लेकिन यदि आप गर्म पानी से इसी लहसुन को लेते हैं तो उसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और यदि खाली पेट अगर इसका उपयोग करें तो जाहिर सी बात है कि आपके पेट के लिए ये वरदान के समान है। अच्छा, इसके अलावा अगर ऐसे नहीं ले सकते, गर्म पानी के साथ नहीं लेना चाहते, तो अगर गैस बनती है तो सेकंड का क्या ऑप्शन है, तो हनी के साथ में, शहद के साथ में भी लहसुन को लिया जा सकता है। लहसुन को आप हल्का सा अपने पत्थर पे ईंट जो भी होता है उसको उसको कूच लीजिए, उसको उसका बुरादा बना लीजिए, और उसे फिर एक स्पून में हनी मिलाइए। और हनी शुद्ध होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। हम लोग जब मिडिल ईस्ट की यात्रा करते हैं, इधर ओमान वगैरह के तरफ, वहाँ हनी बहुत बेची जाती है। और आपको मैं एक फोटो भेजूंगा। तकरीबन तकरीबन 30-35 प्रकार के शहद को वो बेचते हैं। सारा ही शहद ओरिजिनल है, लेकिन सबका दाम अलग अलग है। किसी का दाम 2 रियाल है, किसी का दाम 5 रियाल है, किसी का 10 रियाल भी है। एक तो सफेद हनी भी आती है, पता नहीं कहाँ से वो बना लेते हैं। मैं फोटो भेजूंगा, आप लोग देखिएगा। तो कहने का मतलब ये कि आपके यहाँ शुद्धता के नाम पे बाजारीकरण है। अब पता नहीं वो कितना शुद्ध है। यदि कोई व्यक्ति जिसका वास्तव में मुंह वगैरह सूजा हुआ हो
और वो बोले कि ये हनी ले लो, तो आप उससे खरीद लीजिएगा, ठीक है। वो शुद्धता का प्रमाण है। यदि वो सूजा नहीं है और वो कोट पैंट में हनी बेच रहा है और उस पर ब्रांड का टैग लगा के हम शुद्ध ही हनी बेचते हैं, तो गारंटी नहीं है कि वो शुद्ध हो या अशुद्ध हो, ठीक है। तो आपके तरफ आते होंगे ना चलते चलते घूमते हुए कि हनी ले लो, शुद्ध ले लो, या कहीं से उतारने वाले कि वहाँ हनी है तो हम उतार लेते हैं, तो वही शुद्ध उसी को मानिएगा, उसको लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके अलावा एक चीज और होती है, लेमन और हनी का जो संयोग है, जो उसको मिला के पिया जाता है, गर्म पानी में लेमन मिला लेते हैं और हनी मिला लेते हैं। हालांकि लोग इसलिए पीते हैं कि वजन घटेगा, लेकिन कैलोरी सिद्धांत इसके बिल्कुल विपरीत है। एक कप चाय जो है वो 50 या 60 KCAL की होती है, किलो कैलोरी की। और ये एक गिलास गर्म पानी और उसमें नींबू और शहद डाल दिए तो वो 150 किलो कैलोरी हो जाती है। तो कैलोरी सिद्धांत के हिसाब से तो ये ज्यादा ज्यादा हैवी चीज है, लेकिन इसका शरीर पे बड़ा अच्छा लाभ है। जैसे ही आप सुबह पहले आहार के रूप में यदि इसे लेते हैं, लेमन को, है ना, सिट्रस फ्रूट्स का कोई भी हिस्सा ले लीजिए, और यदि उसके साथ शहद और गर्म पानी है, तो वो भी आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका सेकंड दूसरा ये ऑप्शन हो गया, एक तो हो गया लहसुन, दूसरा ये। तीसरी चीज मैं बता रहा हूँ जो मैं जनरली हमेशा बताता हूँ, वो है अलसी। फ्लैक्सीड्स इसे बोला जाता है, जिसको तीसी भी बोलते हैं। अलसी वैसे तो पैकेट में बेचा जाए तो 500-600 रुपए किलो मिलती है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ही मिल जाती है ना, उसको लोग बोल देते हैं और वो बहुत सारा उपस्थित होता है। अलसी के 3-4 प्रकार है, 3-4 तरीके से उसको उपयोग में लाया जाता है। एक तो ये कि ड्राई करके भून लिया, सुखा लिया पहले, और सुखा के उसे भून के उसका पाउडर बना लिया और पाउडर बना के लिए जा रहा है। दूसरा ये है कि उसे कच्चा ही, मतलब कच्चा ही उसे बस पेड़ से निकाला, जब वो बहुत सूखी नहीं है तभी उसको पीस के फिर उसका पाउडर बना लिया और उसका उपयोग कर रहा है। एक माध्यम और है, अलसी को माताओं को जनरली क्या चाहिए, अलसी के बुरादे को या अलसी का जो पाउडर है उसको जैम में लगा लें या फिर आटे में डाल दें। जब भी रोटी बने ना, तो कोशिश किया कीजिए कि एक चम्मच जो है उसके अलसी को उसमें आटे में मिला लीजिए। इससे क्या होगा, अलसी के अंदर ओमेगा 6 एक फैटी एसिड होता है, और ये इतना महत्वपूर्ण होता है, बहुत सारी चीजों को पचाने की योग्यता इसके अंदर होती है। ओमेगा सीरीज जो है 1 2 3, वैसे तो 3 और 6 ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन ये जनरली हर चीज में उपस्थित नहीं है। ओमेगा 3 आपको प्राप्त करना है तो एक मछली होती है, क्या उसको सेल्टॉस सिल्वास कुछ बोलते हैं, सिल्वा, मछली खाने वाले जानते होंगे, है ना, कुछ उसको बोलते तो हैं। यूरोप में बड़ा अच्छा नाम है उसका, एस से ही नाम है ना, कोई किसी को याद है? बताओ, झारखंड वाले बता सकते हैं, उनकी तरफ सिल्वर जाए। कप बोलते हैं सर। सिल्वर बोलो कप। अमर। सिल्वर कप। आवाज नहीं आ रही है आपकी। सिल्वर कप सर। नहीं नहीं नहीं, सिल्वर कप नहीं। एक सैल्मन, 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 देखो सिल्वर से सैल्मन याद आ गया। सैल्मन एक मछली होती है ना, वो उसके अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है, छोटी छोटी सी होती है, इतनी छोटी छोटी सी होती है। तो और सिल्वर कलर की होती है, बहुत ज्यादा डार्क सिल्वर होती है, तो वो सैल्मन जो है वो बहुत लाभकारी होती है, ओमेगा 3 उसके अंदर पाया जाता है। ओमेगा 6 स्टिल फैटी इसके अंदर ही है, अलसी के बीज के अंदर ही है। तो अलसी जरूर लेना चाहिए, वो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कुछ नहीं हो रहा है तो अलसी का पाउडर सलाद के ऊपर छिड़क दीजिए, मतलब किसी भी माध्यम से अलसी के पाउडर को लेना चाहिए, किसी भी माध्यम से, ब्रेड पे लगा के दे दीजिए लोगों को, है ना, चाहे तो आटे में मिला लीजिए, चाहे गर्म पानी से दे दीजिए, चाहे ठंडे पानी से दे दीजिए, बट दीजिए जरूर। कुछ कह रही है सर कंचन? हम लोग चटनी बनाते हैं उसकी तीखी, है। चटनी बना के खाते हैं उसकी। हाँ हाँ, चटनी बना के खा लीजिए, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब और एक, फिर मुखवास में भी डाल के खा सकते हाँ हैं। हाँ इसमें हाँ, क्या रागी रागी भी सर चलता है क्या सर इसमें? मिलेट। मिलेट्स, अरे मिलेट्स का देखो, अभी वही आगे वही बताऊंगा, मिलेट्स वगैरह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मोटे अनाज जितने भी है ना, उनका उनका पाचन बहुत आसान है। फाइबरियस पदार्थ अगर आप लेते हैं, जिस भी चीज में फाइबर है, कोई भी चीज, आप एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कोई भी चीज जो आपके पेट में जाने के बाद आसानी से पच जाती है, वो हृदय को परेशान कर ही नहीं सकती, ये जान लीजिए। हृदय को परेशान कौन सी चीजें करती हैं? हृदय को परेशान वो चीजें करती हैं जो पेट में गई और उसके पाचन के लिए, अब जैसे मनुष्य को सारी चीजें नहीं पचा सकता, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य के पाचन के पार है, बट उसके लिए समय लगता है, थोड़े समय में। जैसे अब मांस ही है, तो मांस को पूरी तरीके से पच के समाप्त हो जाने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। आपका जो खाना है, जैसे आपने चावल या दाल लिया या फाइब्रियस कोई सब्जी ले ली, अब जैसे सहजन एक सब्जी होती है, सहजन जानते हो? सहजन जी पेट, यस सर। सर। सहजन मोरिंगा। को मोरिंगा भी बोलते हैं, मोरिंगा। मोरिंगा मोरिंगा, मोरिंगा। राइट, मोरिंगा। हाँ। मोरिंगा ऐसा जो है, है। मोरिंगा बहुत फाइब्रियस पदार्थ होता है,
यदि किसी को पेट के संदर्भ में कोई परेशानी है तो मोरिंगा की सब्जी 2-4 दिन खिला दीजिए, वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। किसी को हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है, वो भी हृदय के ऊपर नकारात्मक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो आप यदि खेतों में से, ऐसे खेत में से जिसमें यूरिया का प्रयोग ना किया गया हो, यदि आपने बथुआ नामक जो साग होता है वो आपने खिला दिया, 15 से 20 दिन 25 दिन खिला दिया, तो आयरन की डेफिशिएंसी स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है। तो देखो, हृदय के लिए मैंने आपको बताया ना कि कुछ चीजें बहुत जरूरी, जिसमें आयरन इत्यादि, ओमेगा 6 हो गया, इन सब की उपयोगिता है, और इन सबको आपको आपके शरीर तक भेजना ही भेजना है, उसका माध्यम कोई भी हो सकता है। अच्छा, एक और चीज होती है हल्दी। हल्दी के अंदर भी बहुत अच्छे गुण पाए जाते हैं। आपको पता ही है कि हल्दी हीलर होती है बेसिकली। शरीर के अंदर किसी भी ऐसी व्यवस्था में जहां हीलिंग्स की आवश्यकता हो, उसके लिए हल्दी एक बहुत उपयोगी कार्य करती है। अब दूध को यदि आप हल्दी को दूध में मिला के पीते हैं तो वो आपके लिए बहुत लाभकारी है। अब हल्दी का भी दो प्रकार, एक तो पाउडर हल्दी है जो पैकेट में आती है, उसमें क्या कलर वगैरह करके बेच देते हैं। एक हल्दी होती है जो खेतों में से निकाली जाती है और उसको, उसका पाउडर बनवाया जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि खेतों वाली हल्दी का उपयोग करें और उसको ही दूध में मिला के पिए। यदि आप इसे कुछ दिन इसे फॉलो करते हैं तो आपके इंटरनल ऑर्गन से संबंधित जो भी डिफेक्ट्स है वो आप ठीक कर सकते हैं, उसके लिए बहुत कठिनाई नहीं होती है। इसके अलावा बेरीज हो गया, ओट्स हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया और नट्स हो गया, इनका भी उपयोग है। ठीक है। बेरीज में जो भी होती है, ब्लैक बेरीज जो हो गई है ना, या ये लाल वाली जो होती है, इसका क्या नाम है, बहुत उसको, क्रैनबेरी। हाँ नहीं नहीं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो होती है वो भी बहुत लाभकारी है। स्ट्रॉबेरी भी आपके हृदय के लिए बहुत लाभकारी है। बीट्स भी बहुत लाभकारी है आपके लिए। बीट्स जो होता है ना, चुकंदर जिसे बोलते हैं, वो भी आपके लिए बहुत लाभकारी है हृदय की परिस्थिति में। तो चुकंदर का भी उपयोग जनरली हमें लेते रहना चाहिए। एक और चीज है जो चुकंदर के ही संदर्भ में याद की जाती है, वो है आंवला और गाजर। एक व्यक्ति जो जीवन में आंवले का सेवन कर रहा है, ये माना जाता है कि वो ना तो कभी बुढ़ापे से मरेगा, ना ही कभी हृदयघात से मरेगा। आंवला के अंदर बहुत सारी चीजें अभी भी ऐसी हैं जो डिफाइन नहीं की गई हैं, लेकिन आंवला को अपना आयुर्वेद शास्त्र बहुत सम्मानित दृष्टि से देखता है। ये मानता है कि प्रतिदिन यदि एक व्यक्ति आंवले का सेवन कर रहा हो इन एनी फॉर्म, इंक्लूडिंग मुरब्बा एज वेल, ठीक है, तब भी वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत रामबाण विषय वस्तु मानी जाती है। अब अचार के रूप में होता है मुझे नहीं पता, लेकिन यदि कच्चा आंवला आप लेते हो और कच्चे आंवले के बाद आप पानी पी के देखना, बड़ा ठंडा लगता है, बहुत शीतल पानी लगता है ना, तो कच्चा आंवला व्यक्ति को जरूर खाना चाहिए। अभी आजकल क्या है, हाइब्रिड आंवला भी चल रहा है। हाइब्रिड आंवला जो छोटे छोटे आंवले होते हैं, वो अब इतने बड़े बड़े से आंवले आ जाते हैं। ये ऐसा हाइब्रिड वाला आंवला नहीं, जीएम नहीं, जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड आंवला नहीं लेना चाहिए। जो छोटा वाला जो आंवला होता है, जो पेड़ों पे होता है, उन्हीं का उपयोग। हाँ, आंवला जनरली छोटा ही होगा, अपना जो देसी आंवला होता है छोटा होता है। अबे बड़े बड़े अफगानी आंवला मत खा लीजिएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड आंवला, पता लगे उसका लाभ ना हो, फिर आप बोलेंगे सर ऐसा उसका लाभ क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, एक होती है जो डॉक्टर चाय, हम लोग दुबई में जनरली डॉक्टर चाय पीते हैं। डॉक्टर चाय नाम से बहुत प्रसिद्ध भी है। रात को 3-4 बजे भी लोग जाके डॉक्टर चाय पीते हैं। क्या है डॉक्टर चाय में? डॉक्टर चाय में ग्रीन टी वाले जितने भी गुण हैं वो सारे समायोजित हैं, ग्रीन टी वाला सब कुछ। यानी हर वो चीज जो डाली जा सकती है। मसाला चाय आप जिसको बोलते हो ना, बस चाय पत्ती हटा दो, सारा मसाला डाल दो, वही वही डॉक्टर चाय हुई। मसाला चाय बनाते हैं ना, मसाला चाय में क्या क्या डाल देते हैं, इसमें कोई दालचीनी डाल दिया है ना, थोड़ा सा सौंफ डाल दिया, ये सारी चीजें डाल के बनाते हैं मसाला चाय। तो मसाला चाय में से चाय हटा दो, बाकी सारा मसाला डाल दो, वो जो पानी बना उसको उबालो, चीनी मत डालो उसमें, और जनरली ऐसे ही सिप करके पीजिए, उसमें हनी डाल के पी लीजिए। वो मसाला चाय भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होती है। ठीक है। अब इसके अलावा और क्या खाद्य पदार्थ में और हम क्या ले सकते हैं, जैसा भी बताया आपने कि जो मोटा अनाज होता है, मोटा अनाज, हर वो चीज जो आसानी से पच जाए, वो आपके हृदय के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अब इसके अलावा तीसरे सेगमेंट में आते हैं कि कौन कौन सी आयुर्वेदिक रेमेडीज होती हैं हृदय के लिए, क्या कैसा, कौन कौन सा आयुर्वेदिक पदार्थ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ में अदर देन आयुर्वेदा और क्या चीजें महत्वपूर्ण है। अदर देन आयुर्वेदा में 2 ही 4 चीजें हैं। एक तो ये कि आपका पानी बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। जो लोग फ्रिज के आदी हैं, उनसे उनको आप हृदय के विषय में कोई राय मत दीजिए, फ्रिज वाले लोगों को नहीं बचा पाएंगे आप। ठीक है। उनके हार्ट को कोलैप्स होने की आदत पड़ चुकी है। सारी आर्टरी जो चिपकी पड़ी रहती है, जैसे ही कोई ठंडा पानी आता है तुरंत ऐसे चिपक जाता है, इसोफेगस वगैरह बहुत करीब आ जाता है। कोशिश कीजिए कि या तो ल्यूक वार्म वाटर पिए या एटलीस्ट न्यूट्रल वाटर तो पिए। अगर आपको ठंडा करना ही है तो घड़े में ठंडा कीजिए, और वो वाला पानी प्राकृतिक रूप से जो ठंडा है
उसे पीजिए, उससे ज्यादा ठंडा मत पीजिए, एक बात। दूसरी चीज है, साउंड स्लीप बहुत महत्वपूर्ण है अनटिल अनलेस आप योगी नहीं है। यदि आपको सोने के बाद, जैसे आप बेड पे पड़ते हैं और उसके बाद कम से कम 20 मिनट से ज्यादा का समय लगता है, तो आपकी नींद साउंड स्लीप वाली कैटेगरी में नहीं आएगी। फॉर दैट यू नीड टू स्लीप एटलीस्ट 6 to 7 to 8 आवर्स। 6 से 8 घंटे के मध्य में आपको नींद लेना है। इफ यू एबल टू स्लीप बिफोर 10 मिनट्स, अगर आप 10 मिनट के पहले ही सो जाते हो, ठीक है, तो फिर आप 5 घंटे भी सो जाओ, दैट्स ओके। और यदि आपका ऐसा है कि सोते ही 2-4 मिनट के अंदर ही आपको निद्रा देवी मिल जाया करती हैं, तो 5 आवर 4.5 आवर इज ऑल्सो ओके। लेकिन ये बहुत रेयर देखा गया है कि आप, जैसे अब हम लोग का क्या है, योगा टीचर होने के नाते आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि दिन भर क्लास लेने के बाद जब आके आदमी पढ़ता है ना बेड पे, तो फिर अगले 2 ही 3 मिनट में निद्रा देवी आगोश में लेती है, फिर सुबह उठते समय अलार्म स्किप करना पड़ता है कि रहने दो, थोड़ा और सो लेते और सो लेते, यानी नींद अच्छी आती है। लेकिन मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे केस को देखा है, जो लोग खूब मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत वो वाली मेहनत नहीं है जिस मेहनत को हम करके आते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपना योग कर रहे हैं, मेहनत शारीरिक हमारा वर्कआउट चल रहा है, लेकिन जो लोग दिमागी मेहनत करते हैं, दिन भर कंप्यूटर पे लैपटॉप पे बैठे रहेंगे, ये लोग कभी भी चाह के भी, कोशिश करके भी वहां तक नहीं पहुंच पाते। और फिर धीरे 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 उनको परेशान होना पड़ता है, और कालांतर में वही परेशानी उनके साउंड स्लीप को खा जाती है, और फिर सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेना अनिवार्य बन जाता है। स्लीपिंग पिल्स का भी कॉन्सेप्ट है, वो क्या करती है ना, आपके सोने वाले सिस्टम को, जो आपके दिमाग में जो निद्रा लेके आता है, जो सिस्टम मस्तिष्क का, उस सिस्टम को ही प्रभावित करती है। जबरदस्ती नींद लाने के लिए स्लीपिंग पिल्स जो है थोड़े समय तक कार्य कराती है, और फिर कालांतर में आपकी बची खुची नींद भी समाप्त हो जाती है। जनरली देखा गया कि कोई यदि पीड़ित है, किसी को कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, कोई दर्द है ना, हड्डी में, शरीर में, मांसपेशियों में कहीं पे, तो स्लीपिंग पिल्स दे देते हैं कि ठीक है, ये स्लीपिंग पिल्स ले लीजिए और सो जाइए। लेकिन वही धीरे धीरे आदत में बदलती चलती चली जाती है, और वही आदत क्या करती है कि बाद में नींद को प्रभावित कर देती है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको हृदय घात को बचाना है, तो आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल ये स्थित होनी चाहिए कि आप किसी भी परिस्थिति में साउंड स्लीप को परेशान ना करें। साउंड स्लीप को परेशान करना है, तो आपको वही योगी बनना पड़ेगा, 3-4 घंटे 5 घंटे वाले स्लीप पैटर्न में जाना पड़ेगा। उसके लिए आप ये बना लो कि 5 मिनट में नींद आ जाए। एक और बड़ी परेशानी है नींद ना आने का, वो क्या है, सोते समय सोचना, है ना। जब भी कोई व्यक्ति सो रहा होता है और आंखें बंद होती हैं, उसके बाद वो सोचना शुरू करता है। क्या सोचता है कि मेरे को घर बनाना है, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, तीर मारना है ना। ये तो सारी चीजें सोने के समय ही आती हैं। ये यदि आपने विचारों को बेड तक लेके जाने का प्रयास किया, तो यकीन रखिए आपकी स्लिप पैटर्न पे इम्पैक्ट आना है, और यही स्लिप पैटर्न आपके हृदय को भी प्रभावित कर देगा। लिहाजा कोशिश करें कि अननेसेसरी का थॉट आपके दिमाग में ना जाए। और इसका सबसे बेहतर माध्यम क्या समझता हूं मैं, कि मोबाइल आप थोड़े समय के लिए 2-4 मिनट चला लो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि मोबाइल चला के रखे और चला के फिर आप सोचने लग गए। जब मोबाइल चलाते हो, मोबाइल की देखो रील्स जो लोग देखते हैं, उनके साथ मैंने देखा है कि हो सकता है कि उनके लिए थोड़ी सी चीजें बेकार भी हो, है ना। कुछ लोग आदी हो जाते हैं कि तरीके की रील देखने की। लेकिन अगर आप आदी नहीं है रील्स को, अगर आप कंस्ट्रक्टिव वे में प्रयोग करें, तो आपके दिमाग को वो एक तरफ सोचने पे मजबूर किए रहती है। भाई आप कंटेंट देख रहे हो, कोई भी कंटेंट देख रहे हो कि वहां फलाने को काट के उसके अपने हस्बैंड को घड़े में डाल दिया, है ना, ड्रम में डाल दिया। तो अब आपका दिमाग ये सोचने के बजाय कि मेरे को पैसा कमाना चाहिए, मेरे को विदेश जाना चाहिए, मेरे को काम करना चाहिए, ये सोचने के बजाय आपका दिमाग इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा कि क्या हो, बहुत गलत किया इसने, बहुत गलत किया। फिर आप उस पर अपना कमेंट बनाओगे, और ये सब कमेंट बनाते बनाते में आप सो जाओगे। अगर आप खाली हो, खाली दिमाग शैतान की दुकान मानी जाती है। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स हाउस, अंग्रेजी में कहावत है। तो डेविल्स हाउस मत बनने दीजिए। 2-4 मिनट रील चला लो, लेकिन ऐसा ना हो कि आप फोन चलाए जा रहे हो तो उसी में, है ना, फोन ही फोन चलाए जा रहे हो, फोन ही फोन चलाए जा रहे हो, फोन ही चलाए जा रहे हो। ये सारी चीजें भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो साउंड स्लीप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब इसके अलावा एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जानते हो क्या, वो है सूरज। सूरज की किरणें। सूरज की किरणें यदि आपके शरीर पे पड़ रही हैं, और आपको तथाकथित अंग्रेज बनने का शौक नहीं है ना, तथा कथित गोरे बनने का शौक नहीं है कि अगर सूरज देवता पढ़ेंगे तो आप गोरे हो जाएंगे, है ना, नहीं पढ़ेंगे तो आप गोरे हो जाएंगे, वो बॉडी की कमजोरी के चक्कर में गोरे पड़ रहे हो। मैं कह रहा हूँ काले अगर हम लोग हैं तो काले ही सही, लेकिन सूरज देवता को पूरी शरीर छूने का भरपूर मौका दिया जाना चाहिए। कोशिश किया कीजिए कि सूरज, खास करके पुरुषों को तो चलो फिर भी मिल जाती है, महिलाओं के लिए तो बड़ा रेयर है, क्योंकि उनके लिए ऐसा नहीं होता है। वो तो अपना चेहरा भी निकलती है बाहर जब धूप में, तो ऐसे पैक करती हैं जैसे अमेजोन वाले कोई चीज गिफ्ट पैक करके भेजते हो ना। वो बिल्कुल तगड़ी सिक्योरिटी में, बस आंखें भी, आंखों में भी चश्मा लगा ले रही हैं आजकल तो, स्कूटी पे बैठते, धूप गलती से भी ना छू दे।
ये समझ लो, ये इस तरीके की स्थिति। अरे नहीं, सुबह कोशिश कीजिए कि हाफ टी शर्ट्स पहन लीजिए और यात्रा करें, वॉक कीजिए। नहीं वॉक करते हैं, छत पे जाइए। नहीं छत पे जाते हैं, अपने बालकनी में बैठिए। नहीं बालकनी है, मतलब मीनवाइल किसी भी माध्यम से कोशिश कीजिए कि आप अपनी व्यवस्थाओं में सूर्य की किरणों को जरूर शामिल करें। और सूर्य की किरणें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात अपने ध्यान में बिठा लीजिए। पता क्या है, विटामिन डी जो होता है वो बेसिकली उसके लिए जो सिंथेसिस की प्रक्रिया है, उसमें सूरज की किरणें ही उपयोगी है, अन्य कोई दूसरी किरणें उपयोगी नहीं है। अब एक और चीज है कि आपके डाइट में कितने तरीके का नशा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नशा का मतलब ये है, जैसे चाय भी किसी के लिए नशा है, सुबह से लेकर शाम तक में 20-22 बार पिए जा रहे हैं। कुछ लोग जो है वो भांगी खा लेते हैं। कुछ लोगों के लिए सूखा नशा जो है, जैसे धुएं वाला नशा कर लेते हैं ना, जैसे गांजा इत्यादि चीजें हो गई। कुछ लोग होते हैं जो अल्कोहलिक नेचर के होते हैं, जिनको बियर पीना है, जिनको शराब पीनी है। ये भी आपके हृदय के लिए बहुत नकारात्मक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और आजकल मेट्रो सिटीज की महिलाएं भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं, औरतें भी सिगरेट पी रही हैं खूब धड़ल्ले से, है ना। हमारे एक मित्र हैं, अभी मैं कल बेंगलोर में था, तो उनका सिगरेट का ही काम है। तो वो बोले कि जब मैं यहाँ आया था आज के 10 साल 20 साल पहले, सन 2004 वगैरह में, तो मेरे पास जो है, मैं दिन भर में एक पैकेट सिगरेट या 2 पैकेट सिगरेट बेच पाया करता था बेंगलोर में। परंतु अभी मैं क्या करता हूँ, एक एक दिन में 400-400 पैकेट सिगरेट की बेच देता हूँ। मैंने सोचा बताइए, ये आदमी जो है ना, और वो सिगरेट खुद नहीं पीता बेचारा, सिगरेट बेचता है। और बेच बेच के बढ़िया बिल्कुल अपना 3-4 मंजिल का घर बनाए हुए है, 400-500 गज में, बड़ी सी बिल्कुल बड़ा सा महल जैसा घर। तो मैंने बोला ये बताइए, पूरी दुनिया को परेशान करके और खुद आनंद में आप जीवन जी रहे हैं, तो ये कहाँ तक न्याय है। तो बोले अब दुनिया ही पागल है तो मैं क्या करूं। पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी सिगरेट खूब पिए जा रही है ना। तो तात्पर्य मेरा ये है कि आपको आपके हृदय का ध्यान रखना होगा। इसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति जन्म नहीं लेगा जो आपको ये बताए कि आपका हृदय कैसे ठीक होगा। एक चीज और मैं बताता हूँ, एक होता है एप्पल विनेगर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, एप्पल विनेगर। सेव का सिरका इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेव इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एप्पल जो होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कच्चा सेव यदि आप प्रतिदिन खाते हैं तो आपके हृदय के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और हृदयघात होने की संभावना में व्यापक कमी आती है। आलमंड्स, बादाम और वॉलनट्स, है ना, अखरोट, ये दोनों चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको भी कोशिश ये करना चाहिए कि एटलीस्ट हफ्ते में 1 से 2 बार तो बादाम आपके शरीर में चला ही जाए। बहुत यदि महंगा लगता हो तो आपको नहीं, यदि आप प्रतिदिन ले सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है। उसे पानी में भिगो देना चाहिए, छिलका जरूर उतार लेना चाहिए, जो पतला वाला, जो ब्राउन कलर का छिलका होता है, सफेद कलर का जो जो हिस्सा होता है, वो ही अपने आहार में, अपने डाइट में लेना चाहिए। तो पुरजोर कोशिश कीजिए कि आलमंड्स यानी अखरोट और बादाम आपके डाइट में निश्चित रूप से रहे। एक और चीज है कि आपको नमक और शुगर, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा कम करना होगा आपके डाइट में। कोशिश ये करना है कि आपके डाइट से अननेसेसरी का सैल्ट निकल जाए। अननेसेसरी सैल्ट का मतलब क्या है कि हर चीज में थोड़ा थोड़ा नमक डाल दिया। आप सलाद भी खा रहे हैं उसमें भी नमक डाल दिया, चावल खा रहे हैं उसमें भी थोड़ा नमक डाल रखा है ना। और दाल में तो नमक एज यूजुअल है ही है। वो गुजराती लोग इन चीजों में ठीक है, थोड़ा बहुत वो चीनी डाल के खाते हैं, लेकिन आपको चीनी भी कम करना है ना। तो चीनी नमक इन दोनों पे कोशिश कीजिए कि जितना हो सके वो कंट्रोल हो। और इन्हीं सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपने आप को हृदय घात से बचा सकते हैं। हृदय घात के विषय में अन्य बहुत सारी बातें आपने पहले समझी है। एक हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर आपने समझा है। आपने ये जाना है कि कौन कौन सा आसन, किस तरीके का आसन, वो मैंने आपको बताया कि किन मांसपेशियों का विशेष ध्यान रखना है। एक और चीज मैं बताता हूँ, विपरीत जो प्रक्रिया होती है ना, 20, जिसमें आप अपने आप को पीछे मोड़ लेते हो, है ना। पीछे मोड़ लेते हो यानी आपका सर जो है वो नीचे है और आप पैर पैर आपका ऊपर है, जिसको इन्वर्जन्स बोलते हैं। इन्वर्जन्स भी आपके शरीर के, आपके हृदय के लिए बहुत जरूरी है। कोशिश किया कीजिए कि प्रतिदिन अपने क्लाइंट को 1 या 2 इन्वर्जन का आसन जरूर कराएं। इससे क्या है कि जो भी प्लेक यदि जम रहा होएगा ना, तो उसको थोड़ा सा प्रेशर मिल जाता है, वो फ्लो करके इधर उधर साइड वाइड में निकलने की संभावना ज्यादा है। यदि आपने प्लेक को इन्वर्जन के माध्यम से इधर उधर हटा दिया तो वो फंसेगा कब, वो फ्लो में आके बह जाएगा। और एक बार यदि प्लेक बह के आ गया पूरे ब्लड शरीर से, तो बहुत जगह ट्रैप करने की उसकी संभावना है। बहुत सारी चीजें उसे ट्रैप कर सकती हैं। भारी होने के नाते वो खुद भी ऊपर नहीं जाएगा। इन्वर्जन्स में क्या क्या है
इन्वर्जन में यदि कोई व्यक्ति शीर्षासन कर ले तो फार बेटर है, हैंड स्टैंड कर ले तो और भी ज्यादा, क्योंकि उसमें लंबाई बढ़ जाती है, हैंड स्टैंड में लंबाई बढ़ जाती है, तो ग्रेविटी का जो प्रेशर है वो जनरली ज्यादा हो जाता है ना। और हेड स्टैंड में क्या है कि आप अपने सर के उस हिस्से को दबा रहे हो, जो आप अपने क्रीनियल प्रेशर को इंप्रूव कर रहे हो। क्रीनियल प्रेशर क्या करता है, आपके हृदय के इलेक्ट्रिक सिस्टम को मजबूत बना के रखता है। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरा तीसरा ऑप्शन क्या है, कोई बहुत जिसका वजन ज्यादा है, जिससे शीर्षासन नहीं हो सकता है, हैंड स्टैंड नहीं हो सकता, तो सर्वांग आसन तो जरूर करा दीजिए। और सर्वांग आसन नहीं कर पा रहा है तो उसका पैर रखिए अपने कंधे पे और पकड़ के उसको उल्टा उल्टा टांग के रखिए थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है तो बनाइए उस व्यक्ति को दंड आसन में लाइए और पैर पकड़ के खुद ही उठा दीजिए। ठीक है, एज ए योगा टीचर इट्स ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको इन्वर्जन वाले सारे लाभ पहुंचवा दें। ठीक है, तो इन्वर्जन भी महत्वपूर्ण है। ठीक, अब इसके अलावा यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे बताइए, ताकि हम लोग हृदय के विषय की इस कार्यशाला को समाप्त करें और इन फ्यूचर कोशिश करेंगे कि ये ना हो। कल मैं एक जगह गया हुआ था बेंगलोर में, तो यही केस था, हार्ट अटैक से ही पेशेंट की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और संयोग की बात है कि हम लोग के योगा के ग्रुप में भी उपस्थित थी, महिला थी, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। और बच्चे को जन्म देने के उपरांत डॉक्टर्स ने एक गलत इंजेक्शन या कोई हैवी डोज की इंजेक्शन लगा दी और उनकी शरीर उसको बियर नहीं कर पाई और उनका देहांत हो गया। उसी लिए मुझे यात्रा करनी पड़ी थी। तो कहने का मतलब ये है कि वी शुड फोकस, है ना, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इन चीजों के प्रति। राइट, एनी क्वेश्चंस? सर जैसे आप बोले कि अभी हार्ट के लिए इन्वर्जन पोस्चर जरूरी है, हम्म। ऊपर जिनको है उनको नहीं करवा सकते ना। नहीं, जैसे स्टंट अभी जैसे किसी को बीपी भी है तो भी वो बोलते हैं कि उत्थित पादासन भी ना करे, जैसे सो के करते हैं हम लोग तो दोनों पे। इसलिए बोलते हैं कि अननेसेसरी प्रेशर ना क्रिएट हो। हार्ट की एक एक व्यवस्था है, हार्ट में सपोज करो एक्स लीटर ब्लड अगर एग्जिस्ट करता है, तो आपके इन्वर्जन के कारण से पूरे, जो कि क्या है, हार्ट हम लोग खड़े हैं तो हार्ट के ऊपर हम्म। इतने ही एरिया के ब्लड का है। ठीक है, एक लिमिटेड प्रेशर है। लेकिन जैसे ही आप इन्वर्जन करते हैं तो हृदय के नीचे लंग्स से होते हुए पेट होते हुए पैर इत्यादि सबका खून प्रेशर बना देता है ना। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रांति है कि आप ऐसे नहीं करा सकते। वास्तव में यदि आप ये आसन कराते हैं धीरे धीरे, जैसे क्या किया आपने, अब उसका ऑप्शन बताता हूँ। अब जैसे सर्वांग आसन किया, तो सर्वांग आसन एक अलाइंड पोज है, 90 डिग्री की अलाइनमेंट हमें लेनी होती है, राइट। अगर हम इसे 90 डिग्री के अलाइनमेंट पे ना लें, हमने सेतु बंद आसन किया और सेतु बंद आसन से उसको सर्वांग आसन की तरफ भेजने का प्रयास किया, तो आप उसको थोड़ा सा पैर 45 डिग्री पे रखो, वो प्रेशर जो आना चाहिए था वो दो तीन हिस्सों में बट जाएगा। और लेकिन आएगा, प्रेशर क्रिएट होगा, लेकिन उतना प्रेशर क्रिएट नहीं होगा जो आपके प्रॉपर अलाइनमेंट पे होगा। शरीर आपकी ऐसे और पैर ऐसे, और आपने पूरे पैर को ऐसे उठा दिया, अब आपकी बॉडी ऐसे है, तो ये ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। लेकिन यदि आपने इस बॉडी को ऐसे रखा, 45 डिग्री पे रखा, 45 से भी पैर अगर थोड़ा बहुत और टेढ़ा मेढ़ा रहा, तो ये क्या करेगा, ये प्रेशर को रिड्यूस कर देगा। इसलिए एक चीज और योगा टीचरों के बीच में बहुत फेमस है कि सारी पोज अलाइनमेंट में ही नहीं होती है। ठीक है ना, अगर थोड़ी बहुत पोज जो है नॉन अलाइंड भी है तो उसका भी लाभ है। ऐसा नहीं है कि नहीं करा सकते। हाँ, स्टंट वाले में यदि किसी व्यक्ति को 3 से ज्यादा स्टंट लगा है तो हमें थोड़ा शीर्षासन इत्यादि अवॉइड करना चाहिए। बट मीनवाइल मैंने 3 स्टंट वालों को भी कराया है और 60 वर्ष उम्र होने के बाद भी कराया है, और स्टिल वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और अभी जो रूलिंग पार्टी है केंद्र सरकार की, उसके बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं और ये नोएडा में ही रहते हैं। बट ही इज परफेक्टली फाइन, बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से। मतलब डॉक्टर ही नहीं बोलते, जैसे ऊपर उठने वाला कोई भी पोस्टर, जैसे पैर ऊपर जाए वो डायरेक्टली नहीं, शुरुआत भी होगी डॉक्टर्स तो का भी क्या नहीं है, बोलते। डॉक्टर्स क्या है, वो अपनी विधा के ज्ञाता है ना, उन्हें ये हम्म। पता है कि उनकी विधा क्या कहती है, और हम अपनी विधा के ज्ञाता है, तो ना ही हम उनकी और विधाओं। अभी उस दिन भी उन्होंने बोला कि जैसे हम लोगों ने पोस्टर के जो हम्म, प्रैक्टिकल क्लास की थी, जी जी। तो उस दिन सर ने बोला कि जैसे हम लोग जो फॉरवर्ड बेंडिंग में है वो भी पोस्टर ना करें हाँ, ज्यादा, उनके देखो, जैसे खड़े रह के। उनके कहने का ये कारण था फॉरवर्ड बेंड। उनके कहने का मतलब सिर्फ ये था कि हम हृदय को जबरदस्ती ना प्रेशराइज करें। हृदय को इम्पैक्ट में नहीं लाना है, हृदय में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं ना। Inside heart, you can create any impact, but on heart, you are requested not to create any impact. अभी क्या है, अब जैसे मैं तुमको कैसे समझाऊं, जैसे मान लो कोई चीज है, अब जैसे मान लो ये पानी की बोतल जो है ये हार्ट है। अब यदि इधर आया, ठीक है, तो इनसाइड हार्ट, अब हम सीरियस पोज में तो इट्स ओके, लेकिन अगर हमने उल्टा किया तो ये प्रेशर इस पे क्रिएट हुआ। लेकिन अगर मैं आगे झुकूंगा तो अब ये बोतल अगर मैं इसको ऐसे मोड़ूं, तो ये जाहिर सी बात है ना कि इसके ऊपर खून का प्रभाव नकारात्मक पड़ेगा।
अब मैं इसको जब आगे जब हम झुकते हैं तो हम सीधा ऐसा ऐसा इंटरकॉस्टल मसल्स का इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं वो अपने लंग्स के ऊपर, और लंग्स उसको फिर प्रेशराइज करता है बहुत तेजी से आगे पीछे भगाने के लिए ब्लड को। वो बेकार है। इनसाइड ब्लड अगर तेजी से फ्लो हो रहा है तो उससे हृदय बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट प्रभावित होता है। इनफैक्ट मैं आपको और एक चीज बताता हूँ। आप ऐसे सोचो कि किसी पाइपलाइन में मट्टी फंसी पड़ी है, ठीक है। अब वहां से अगर पाइपलाइन से मट्टी निकालना है तो व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव? या तो पाइप को लेके नीचे ठोकेंगी, उल्टा करके ठोकेंगी, नहीं होता है तो उसमें से पानी तेजी से बहाएंगी, राइट, तब वो होगा। अब ऐसा हुआ कि आपने मट्टी भरा पड़ा और आपने पाइप को ही ऐसे करके तोड़ के सोचा कि इसको मोड़ के निकालते हैं, तो मोड़ के तो ना तो वो इधर से निकला ना तो वो इधर से निकला, उल्टे वो जहां से कमजोर पाया उधर से वो ब्रेक डाउन हो गया, फट के बाहर आ गया। तो अंदर से अगर आप प्रेशर क्रिएट कराते हैं ना, इनसाइड अगर आप प्रेशर देते हैं, ब्लड का प्रेशर आता है, तो वो थोड़ा बहुत बेरेबल है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, भाई आपके शरीर का ही तो ब्लड है, आपके शरीर का 4 लीटर ही तो खून है। अच्छा, एक और चीज में ध्यान देने लायक है, आपको ये भी कोशिश करना है कि ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा, जैसे पीसीबीज जो होती हैं, जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है, उसकी मात्रा ज्यादा ना हो। पीसीबी और एमसीबी बहुत, मीन सेल वॉल्यूम यदि न्यूट्रल है, मीन सेल वॉल्यूम की भी एक कैपेसिटी होती है। कोशिकाओं का आकार इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यदि आकार बड़ा है और आप उसके बाद प्रेशर क्रिएट करा रहे हो तो हो सकता है वो घातक हो। लेकिन यदि आकार न्यूट्रल है जितना होना चाहिए और फिर आप प्रेशर दे रहे हो तो हृदय बड़े आराम से झेल जाएगा। और आपको क्या लगता है कितना प्रेशर तक हृदय झेले हुए पेशेंट्स को हम लोगों ने देखा है? कितना मुझे लग रहा है 190 200 के आसपास तक बीबी पहुंच जाती है लोगों का, और उसका 200 पार भी हो जाती है। फिर भी लोग आराम से जो है वो सांस ले रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं, क्योंकि उनका हृदय उसी आधार पे योग्य हो गया होता है। हम लोग तुंगनाथ के ऊपर एक बार साधना करने के लिए गए हुए थे, चढ़ाई कर रहे थे, तो वहां आर्मी वालों को लेके जा रहे थे, उनकी उनका रेगुलर रूटीन मार्च हो रहा था। तुंगनाथ जो है उत्तराखंड का एक हिमालय का पहाड़ है वहाँ। मैंने उनसे पूछा उनके कमांडर से कि साहब ये मतलब किस तरीके की ट्रेनिंग है? तो बोले ये इनको हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग देते हैं और डेली। और ट्रेनिंग में क्या है जानते हो? एक ही सांस में उनको चढ़ना है, एक चीज मतलब 4 किलोमीटर की चढ़ाई उनको करनी है, एक ब्रीद में बिना रुके चलना है, धीरे धीरे चलते रहो। अब आप कभी चढ़ के देखिएगा, आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी। मतलब बिना कोई वजन लिए भी आप 100 सीढ़ी चढ़ेंगे, उसका ऐसे करके सांस फूलेगी और बैठ जाओगे। और मैं उनको देख रहा था, जहां तक मेरी नजर में वो दिखते रहे, वो बेचारे चले जा रहे थे। और हाथ में 5 किलो का मतलब पीठ पे 5 किलो का झोला था, 2 किलो की हाथ में नकली बंदूक दे रखा था, और नकली बंदूक लेकर और लाइन लगा के वो चढ़े जा रहे हैं, चढ़े जा रहे हैं। सब सांस से सांस फूल रही है उनकी, लेकिन उनकी ट्रेनिंग है। तो जिनके लिए वो आदत में वो शामिल हो जाए, वो उनके लिए आदत की जैसी है। तो आपको ये चीज समझना होगा कि आप किस कंडीशन के व्यक्ति हैं, किस कंडीशन के पेशेंट हैं। पेशेंट क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक व्यक्ति जो प्रतिदिन कहीं खेत में मेहनत करता है, साइकिल चलाता है, रिक्शा चलाता है, उसको कोई हार्ट की परेशानी है तो उसके हार्ट की परेशानी में, और एक व्यक्ति जो सिर्फ एसी में रहता है उसके हार्ट की परेशानी में, दोनों में डिफरेंस है ना। और एसी में भी दो तरीके के लोग रहते हैं कंचन जी, याद रखिएगा। एक वो जो पहले गरीब थे अब अमीर हो गए तो उन्होंने एसी खरीद ली, ठीक है। तो जो पहले गरीब थे अब अमीर हुए ना, वो बेचारे फिर भी झेल जाते हैं। लेकिन जो खानदानी अमीर हैं, जिनके बाप दादाओं के पास भी एसी थी, है ना, 4 पीढ़ी से 5 पीढ़ी से एसी एसी ही लेके यूज कर रहे हैं, उन लोगों को ये कराएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, है ना। जो नए वाले, जैसे मैं जनरली नए वाले अमीरों से ज्यादा मिलता हूँ, जो बेचारे अभी पिछले 1-2 पीढ़ी से अच्छा अमीर हुए हैं, तो ये लोग तो झेल जाते हैं। लेकिन अगर ज्यादा पुराने अमीरों से मिल जाएंगे आप, और पुराना अमीर अभी कोई बचा है ना, वो सारे विदेश शिफ्ट हो गए सर। ठीक है। सर, वही कंफ्यूजन था, एक और था, जैसे हम लोग ने अयंगार भी सीखा है तो उधर वो फॉरवर्ड बेंडिंग वाले ना पोस्टर देते हैं वही हार्ट फॉरवर्ड के बेंडिंग लिए। का कॉन्सेप्ट ही वो था कि ज्यादा प्रेशर ना, इंटरकॉस्टल मस्कुलर प्रेशर क्रिएट ना हो, तो ज्यादा बेटर। बस ये था। मैं सुन रहा था वो ये वाला लेक्चर उनका, मैंने सुना था। सर इसमें अर्जुन का छाल और अदरक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अर्जुन अदा का करता है। छाल, अर्जुन का छाल देखिए, अर्जुन के छाल की तो खासियत ये है, वो शरीर के मांसपेशियों के लिए वरदान है। ठीक है, मांसपेशियों के लिए अर्जुन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अदरक अगेन वही एंटीऑक्सीडेंट का जो गुण लिए हुए, तो उसका बेटर गुण हम किससे प्राप्त कर रहे हैं? वो हल्दी से और लहसुन से प्राप्त कर ले रहे हैं। इसमें सर एक पेशेंट थे हमारे अंकल, तो उनको अचानक हार्ट अटैक आया था, लगभग 1:30-2 बजे बज रहा होगा, 2 साल पहले। हम्म। तो हमको जस्ट बुलाया गया तो हम गए उनके घर, तो उनको काफी तेज दर्द हो रहा था, तो हमको लगा कि उनको हार्ट अटैक ही आया है। तो मैंने उनको क्या किया, मैंने विश्व राय सर का और आचार्य मनीष का पहले से वीडियो देख भी रखा था। हम्म। तो मुझे लगा कि ऐसे कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो इतना अदरक का टुकड़ा मैंने लिया, मैंने बोला कि चबाइए इसको। हम्म। चबाने के बाद उनको मैं ऐसे टुकड़ करके बिठाया, ऐसे करके दीवार का सपोर्ट लेकर के, ऐसे हम्म। उन पैर को फोड़ करके, जैसे कौन शासन में करते वैसे, लेकिन बैठा करके। तो उनको कुछ देर के बाद रिलैक्स हो गया, हम्म। धीरे धीरे रिलैक्स हो गया। फिर वो रांची रिम्स में जाकर के नेक्स्ट डे दिखलाए,
तो उनको हार्ट अटैक का ही समस्या आया था। तो उनका धीरे धीरे फिर वो ठीक हो। एक और प्रॉब्लम था यहीं पे बगल में, वो मेरी बहन लगती है, हम्म। तो उनको भी प्रॉब्लम था। वो 8 दिन पहले मेरे घर आई थी कि नहीं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने कहा ऐसा है, अर्जुना रिस्ट कहीं मिल जाता तो ठीक है, अदरवाइज एक पेड़ है वहां से आप छाल हम्म। ले लीजिए। फिर मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम बताया, मेडिटेशन बताया, वो छाल के लिखा। अभी वो डेली यूज कर रही है तो ठीक है। हाँ, ये दोनों। ऐसे ही। और देखिए, जैसे अर्जुन है ना, ऐसे दो चार चीजें और। अब आपने नाम लिया है तो आपको लिख ही लेना चाहिए आप लोग को। पुनर्नवा भी एक बहुत शानदार चीज मानी जाती है। कभी पुनर्नवा का आप उपयोग करेंगे, वो भी हृदय के सूजन को घटाने वाली औषधि मानी जाती है। ठीक है। अर्जुन का छाल उसको बलवती बल बनाता है, बलवान बनाता है। ये सूजन घटाने के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है और बीपी के लिए बहुत लाभकारी औषधि होती है पुनर्नवा। ऐसी ही एक और औषधि होती है गुग्गुल। ठीक है। गुग्गुल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। बीपी को प्रेशराइज करने के लिए हार्ट डिटॉक्सिफिकेशन मेडिसिन मानी जाती है गुग्गुल जो, हार्ट डिटॉक्सिफिकेशन मेडिसिन। त्रिफला एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डिटॉक्स मेडिसिन मानी जाती है। त्रिफला आयुर्वेदिक औषधियां। हम लोग जनरली आयुर्वेद पे इसलिए नहीं बात करते हैं क्योंकि वो आयुर्वेद वालों को बुरा लगता है। वो कहते हैं कि हम लोग BAMS 4 साल पढ़ाई करके आए और ये योग वाले इन सब इन सारे विषयों पे भी बात कर ले रहे हैं। त्रिफला, ठीक है, त्रिफला भी लिख लीजिएगा। अच्छा, ब्राह्मी का भी उपयोग है बहुत ज्यादा। ब्राह्मी क्या करता है कि माइंडसेट को इतना पावरफुल बनाता है कि वो हृदय के प्रति बहुत बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रहती है। और तनाव के संतुलन के चक्कर में टेंशन, डिप्रेशन, अवसाद इत्यादि को भी कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है ब्राह्मी। और हार्ट, दिमाग ठीक है तो हार्ट ऑटोमेटिकली ठीक होगा। ब्राह्मी। अश्वगंधा अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अश्वगंधा का नाम लिख के रखिए। अधिकतर रोगों में अश्वगंधा रामबाण वाला आता है। ये एक स्ट्रेस हार्मोन होता है ना, कॉर्टिसोल, उसको घटाने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है अश्वगंधा का। तो कोशिश कीजिए अश्वगंधा भी आपके शरीर में रहे। एक चीज और होती है शलपर्णी। लिख लीजिए, ये शायद आपने नाम नहीं सुना होगा। शलपर्णी, इम्यूनिटी बूस्टर मानते हैं इसको, शलपर्णी। ठीक है। एक होता है नाग केसर। नाग केसर, शलपर्णी नाग केसर, हाँ, नाग केसर। ये क्या करता है, ब्लड जो स्राव होता है, रक्त स्राव इत्यादि, ये क्या, हिपैरिन हो गया, फिब्रिन हो गया, फिब्रिनोजेन हो गया, इन सबको इम्प्रूव करने में इसका बहुत योगदान है। ब्लड के जो मौलिक गुण हैं, उन सारे ब्लड की जो मौलिक कोशिकाएं हैं, RBC और WBC, उनके गुणों में इम्प्रूव करने के लिए, उनको इम्प्रोवाइज करने के लिए नाग केसर बहुत महत्वपूर्ण है। दालचीनी मैंने आपको बताया है। तुलसी भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इन सब को, जिनका जिनका मैंने नाम बताया है, इन सब को यदि आपने एक बार में यूटिलाइज कर लिया, एक ही बार में मिला के गर्म पानी में डाल के और उसका काढ़ा बना लिया, तो वो आपके हृदय के लिए तो फिर अद्भुत चीज है ही है। ठीक है। तो ये 7-8 चीजें अभी इन्होंने नाम लिया अमरजी ने तो। जिनका ऑपरेशन हुआ है वो भी खा सकते हैं। हाँ या जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है उनको, हाँ 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 जिनका बाईपास हुआ है उनके हाँ लिए हाँ, भी कोई दिक्कत, फायदेमंद होगा फिर ये। कोई दिक्कत नहीं भाई। बाईपास क्या है, बाईपास ये है कि सीधे मार्ग नहीं मिला तो बाईपास कर दिया, दूसरे मार्ग से होके हृदय तक पहुंच गए, तो बस उसके लिए क्या परेशानी है, उनको भी दे सकते हैं। अगर सर किडनी में क्रेटिनिन बढ़ा हो और ये कोलेस्ट्रॉल का भी इशू हो तो सारी औषधियाँ जो बताई हैं अभी वो दे सकते हैं। हाँ 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 हाँ। देखिए, क्रिटेनिन का क्या है, क्रिटेनिन को तो अब छान के, वो तो किडनी को ध्यान देना है ना। अब वो तो किडनी इम्प्रोवाइजेशन पे आपको कार्य करना होगा कि कैसे क्रिटेनिन को हटाया जा सकता है। और बट मीनवाइल ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है कि आप आयुर्वेद देखिए। मुझे मैंने देखा है कि अधिकतर रोगों में आयुर्वेदिक चीजों का नुकसान कम है, फायदा बहुत ज्यादा है। नुकसान के नाम पे इनका कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत कम देखा गया है कि कोई नुकसान कर रहा हो, लेकिन लाभ के तौर पे इसका बहुत लाभ देखा जाता है। और बेसिकली इसके अंदर का जो गुण है ना, जो इन इन पदार्थों का गुण है, वो शरीर के अन्य अन्य अंगों के द्वारा बहुत उपयोग में कर लिया जाता है, इसलिए बहुत परेशानी नहीं होती, तो लिया जा सकता है। और इन सर किडनी पेशेंट में डॉक्टर्स कहते हैं कि पानी कम से कम पीना चाहिए, तो क्या इसका क्या फंडा है? किडनी। पानी एकदम नहीं, जो किडनी का पेशेंट है जो, डॉक्टर उनको बोल देते हैं कि पानी एकदम पीना ही नहीं है, वो 24 घंटे में थोड़ा सा आधा गिलास पी लिया तो बहुत। ये पानी का क्या इसमें फंडा है सर? ये तो डॉक्टर जाने कौन सा डॉक्टर बोला है। मैंने तो जनरली यही देखा है कि लोग पानी पीते ही हैं किडनी वाले में। हाँ नहीं ये है सर, कि, जिनका ये है कि डायलिसिस तक आता है ना, तो उनको बोलते हैं कि एकदम कम पानी। मेरे फ्रेंड की माँ है, उसको इतने ताकि बॉटल दिन भर में पीने के लिए बोलते हैं। डायलिसिस वाले पेशेंट्स को ना, हाँ डायलिसिस तक डायलिसिस, है। ऐसा है ना, ग्लोमेरुलस, देखो ग्लोमेरुलस परेशान हुआ
तो ग्लोमेरुलस फिर वही है कि पानी को बार बार उधर से होके निकलना पड़ता है खून के साथ में, तो ज्यादा प्रेशर ना पड़े। अब वैसे ही जो उसकी जो छन्नी है जिसको आप लूप ऑफ हेनले बोलते हो वो टूटी पड़ी है इधर उधर से, उसमें गैप क्रिएट हुआ पड़ा है, तो अब अननेसेसरी भारी पदार्थ भी निकलेगा। और ब्लड वैसे ही ज्यादा चीजों को लेके चल रहा है इस समय, और किडनी परेशान है, तो यही कारण होगा मेरे हिसाब से बोलने का, और बड़ा महत्वपूर्ण इसके नहीं। अभी हृदय पे बात कर लेते हैं, हृदय की कार्यशाला को पूर्ण करें, फिर मेरे को भी अब आगे जाना है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ। सर मतलब क्वेश्चन दो थे। एक पहला, दशमूल काढ़ा भी हेल्पफुल है इसमें? हम्म। दसमूल का। हेल्पफुल है मतलब हार्ट हेल्थ के लिए? और अच्छा, और दसमूल काढ़ा में भी अब ऐसा होगा ना कि वो बेसिकली किन किन मूलों के आधार पे बनाया था, दसमूला रिष्ट वाला काढ़ा तो नहीं है? कौन सी चीज? हाँ दस। सर वही। अच्छा जो। एक तो मतलब ड्राई फॉर्म में आता है जिसमें सारी 10 तरह की मूल्स होती हैं, मतलब रूट्स होती हैं। हाँ और हाँ। एक मतलब ऑलरेडी क्वाथ टाइप में आता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में आता है। भाई देखिए, दशमूल में जो पांचवी मूल्स होती हैं, पांचवी मूल का मतलब जो दूसरे लेवल का मूल है, मैंने जो जितना पढ़ा है कि दशमूल का मतलब हो गया, एक हो गया दीर्घ मूल जो बड़ी जड़ें होती हैं, और एक होती है लघु मूल। तो लघु मूल में ही तो शालपर्णी आती है। शालपर्णी, पृथकपर्णी, बृहति, कंटकारी, ये सब सब जो है ये लघु मूल के तहत आती हैं। और जो बड़ी मूल्स सर होती हैं शाल उसमें पन्नी कौन से बिल्व हो सब्जी है गया, जैसे पतला, आपने गंगारी, क्या कह रही है? शाल पन्नी जैसी वो सब्जी का भी नाम बोला ना आपने, हाँ शालपर्णी, शालपर्णी इसको तो बोलते हैं। आपको एग्जैक्ट पता है वो दस कौन दस, से है? ये जो 10 जो होता है इसमें कौन कौन सी जड़ें होती हैं, ये याद है कुणाल जी? अमर जी, आपने सुना है कि कौन सी 10 मूल में कौन कौन सा होता है? उसी के नाम पे 10 मूला रिष्ट बना ना। नहीं सर यार, ये कोई बात नहीं, ये मिल जाता है पेड़, अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि पेड़ कैसा कैसा होता है। लिखिए ना, मैं बताता हूँ, लिख लीजिए ना। 10 मूल बड़े बड़ा महत्वपूर्ण है। छोटा वाला पहले मूल लिखिए। गोक्षरू का नाम सुना होगा आपने, गोखुर जिसको बोलते हैं, गोचरू, है ना? गोचरू हो गया, कंटकारी हो गया, जी जी। कंटकारी, पृथकपर्णी, शालपर्णी, बृहति, ये तो छोटी वाली मूलें हो गई। तो इनमें से तीन चीजें तो कुणाल जी बहुत महत्वपूर्ण है हृदय के लिए, शालपर्णी इत्यादि हो गया, गोचरू हो गया, तो ये। और जो बृहद मूल होती है, जो बड़ी जड़ें होती हैं, उनमें से एक होता है कंतकारी, वो आपके लिए लाभकारी है। गंभारी, वो भी लाभकारी है। बिल्व के विषय में उतना नहीं मैं आश्वस्त हूँ कि बिल्व लाभकारी है या नहीं है, वो पेट के लिए ज्यादा कार्य करता है। अग्नि मंथ जो हो गया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। श्योनक हो गया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है। ओवरऑल में तो मतलब ये 10 एक पैकेट में इसमें रूट्स को गिलोय भी है ना सर? बॉइल्ड करके, मतलब एक को हाफ कप में कन्वर्ट करके हम पी लेते हैं मॉर्निंग टी की तरह। हाँ तो तो विच हेल्प्स इन लंग्स, ऑल्सो इन हार्ट ऑल्सो आई थिंक। वही मैं कह रहा हूँ कि 10 में से चार चीजें तो आपके काम की हैं, तो चार चीजें आयुर्वेद में काम की हैं, मतलब बहुत काम की हैं। एक का इसमें एक। गिलोय भी सब छूट रहा है क्या? गिलोय भी होगा ना सर इसमें? नहीं 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 नहीं, वो मूल नहीं है। नहीं, गिलोय नहीं है, गिलोय वो नहीं है। मूल नहीं है। 10 मूल बोला ना कुणाल जी ने, 10 मूल, 10 जड़ें, ये सब जड़ है। इन्हीं में से, इनके अलावा, इन 10 मूलों के अलावा एक 11वीं मूल होती है अश्वगंधा, वो बड़ी जी। खतरनाक जड़ होती है ना, तो जड़ों का ही हिसाब किताब है। मूसली, उसकी भी जड़ होती है। उसके बाद मूसली का भी दो तीन हिस्सा यूज में लाया जाता है। बट मीनवाइल ये महत्वपूर्ण जड़ें थी। और सर सेकंड क्वेश्चन था हम्म। कि काफ मसल्स आल्सो हेल्प, लाइक इफ वी स्ट्रेंथन द काफ मसल्स को हम स्ट्रेंथन करते हैं तो विच हेल्प्स इन हार्ट हेल्थ? हार्ट हेल्थ, एब्डोमिनल हेल्थ, ओवरऑल ब्लड फ्लो, किडनी इम्पैक्ट। काफ मसल्स को दूसरा हार्ट क्यों बोलते हैं? इसीलिए तो बोलते हैं। जी जी। हम्म क्योंकि वो मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट हमारे ब्लड को पंप करती है, हम्म सो हम्म विच इज सेकंड हार्ट। जी हम्म। सर। राइट सर राइट राइट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरा, हाँ कहिए ना। जैसे अभी जो बोले काफ मसल की वजह से, मतलब अगर वो स्ट्रांग है तो हमारा हार्ट स्ट्रांग है, पर अगर काफ मसल में तकलीफ होती है, जैसे चले कहीं पे, मतलब चले ज्यादा तो वो आवाज थकने आपकी लगते कम हैं, आ रही है मेरे को, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी भी नहीं आ रही है? आ रही है लेकिन धीरे धीरे है। हाँ हाँ। तो जैसे काफ मसल अगर वीक है, मतलब जैसे कभी भी चले थोड़ा थक जाते हैं, जैसे 2 4 फीट चले या ये मंजिल चढ़े, तो इसका आवाज मतलब हार्ड, आवाज गड़बड़ हो जा रही है। चलिए कंचन बाद में मैम का पूछेंगे। क्वेश्चन ये है सर, हाँ कंचन हाँ मैम का क्वेश्चन ये है कि हाँ। अगर हमारी काफ मसल्स ऑलरेडी वीक है, अगर हम लॉन्ग टर्म चलते हैं, लॉन्ग टर्म खड़े रहते हैं, तो अगर वो वीक है, सो क्या उसका डायरेक्टली रिलेशन हमारे हार्ट से है कि हार्ट भी वीक है? ना ना ना, अगर आप बहुत चलते हैं और बहुत खड़े रहते हैं तो काफ मसल से ताकतवर कोई दूसरी मसल्स ही नहीं होगी भाई साहब।
यदि जी आप चलते हैं और आप जो है मेहनत करते हैं, आपकी वॉकिंग अच्छी है ना, कभी दौड़ने वालों का पैर देखेगा काफ मसल्स, वो अलग ही, बाकियों का काफ मसल्स ऐसे खड़े होकर आप काफ मसल्स पे ना ऐसे ऐसे मारिएगा, अगर वो ऐसे ऐसे झूल रहा है तो वो बेकार है। और यदि आपने ऐसे मारा और वो इधर का इधर ही जाके रुका पड़ा है, इसका मतलब यू हैव अ गुड काफ मसल्स। अब काफ मसल अगर थुलथुली है ना झूलने वाली, तो बेकार है, और यदि टाइट है तो इसका मतलब कि यू आर इन गुड कंडीशन। तो काफ मसल्स हमेशा ऐसी ही रहनी चाहिए, टाइट फिटिंग। बुढ़ापे में ये सब झूलना शुरू हो जाता ना, वैसा हो जाता सर, इसे काफ मसल्स क्यों बोलते हैं? मतलब इसके अंदर से दो स्पेसिफिक सेपरेट मसल्स हैं, है। फिर इसका नाम काफ मसल क्यों पड़ा? अब ये तो मुझे नहीं पता कि काफ। मतलब इसमें एक गेस्ट्रोमिनस होती है, एक सोलिलिस होती है, हाँ सल ऐसा। लेकिन नाम काफ मसल पड़ गया। हाँ, ये नहीं पता भाई साहब मुझे, इसके पीछे में तो सर्च करना पड़ेगा। ठीक है। ओके सर। चलिए फिर अब आज की कक्षा को समाप्ति की तरफ अग्रसित करते हैं, आप सभी के सर साथ। एक एक सवाल था हाँ। कि सर अर्जुन का छाल का जो आप बता रहे थे तो उसमें ये वात सवाल निरोधक भी होता है ये? सवाल कौन कर रहा है, मैं तो पहले वो तो जानू। अर्चना कुमारी। हाँ हाँ अर्चना बोलो, हाँ इधर से ही है, बोलो। तो सर ये अर्जुन के छाल का जो आप बता रहे थे तो उसमें वो वात निरोधक भी होता है ना सर? बॉडी में वात बढ़ गई हो तो उससे भी रिमूव करता है ना? क्या चीज, बात बढ़ गई हो? अर्जुन का छाल के बारे में जो बात कर रहे थे, हम्म। तो वो वात निरोधक भी होता है ना? वात को रिड्यूस करने में भी मदद करता है ना, बॉडी में वात बढ़ गई हो तो? नहीं, अब ये मैंने इसके गुण के विषय में मैंने नहीं अध्ययन किया है कि काफ ये जो अर्जुन जो होता है ये वात निरोधी होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ये तो अर्जुन जो है वो यूनिवर्सल मेडिसिन के तौर पे काम होती है, अगर कोई वात वाला हो, कफ वाला हो, पित्त वाला हो। बट मीन वाइल यदि उसे, अब जैसे गिलोय है, अब कोरोना वालों ने ये थोड़ी देखा कि गिलोय मैं वात वाला हूँ कि पित्त वाला हूँ, वो चाहे वृद्धि कारक हो या कम कारक हो, है ना। और ये बड़ा आयुर्वेद में क्लासिफाई करना मुझे लगता है बड़ा जस्टिफिकेट नहीं होता ये, मतलब एक तरीके से ना ये बहुत उचित नहीं होना चाहिए कि काफ और पित्त में भी बांट दे। अब अगर अर्जुन का जो गुण है वो अर्जुन का ही है, समझ रही हो। अब अर्जुन का गुण है और अर्जुन के गुण को कोई दूसरा पेड़ नहीं लेता, और यदि वो काफ सिर्फ कफ वालों को काम करेगा तो पित्त वाला कहाँ से पाएगा तुम। अब पित्त वाला अर्जुन, पित्त का अर्जुन कहाँ से पैदा करेगा, है ना। तो मैं समझता हूँ कि वो एक मतलब एक कॉमन सेंस में भी ये बात सेटेबल नहीं बैठती है मेरे, इसलिए इस पे कभी ध्यान भी नहीं किया। बट इस पे मैं देखूंगा कि कुछ होता है क्या, ये बात पित्त पे भी डिपेंडेंट होता है क्या। सर्च करूंगा मैं, इस पर बताऊंगा भविष्य में। ठीक। चलिए, चलिए शांति पाठ करते हैं, कुछ लोग देरी से आए उसके लिए कोई बात नहीं, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना। और हम लोग अपनी कक्षा की पूर्णता कर रहे हैं, लगातार मेरी यात्राएं हैं, आप सभी को ये बात पता ही है, आप जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते ही रहते हैं। पिछले मुझे लग रहा है 2 साल से एक आधा दिन ही घर रह पाता हूँ मैं। अभी भी कक्षा समाप्त करके तुरंत जयपुर की तरफ प्रस्थान होगा, फिर जयपुर पहुंच के कल शाम को लखनऊ की तरफ, लखनऊ में कार्यक्रम है, फिर परसों नोएडा में कार्यक्रम है, फिर दुबई में, फिर ओमान में, फिर कुवैत में, फिर वियतनाम में, फिर दुबई में। तो ये आगे की डेट्स हैं, अब इसमें से कौन सी डेट्स खाली हो, कब कहाँ खाली हो, ईश्वर जाने। सर एक बात बोलने थे। इस वीक की क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे सर? हाँ सब यूट्यूब पे है भाई, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सर अपने क्लासेस की सर, हाँ क्लासेस, जो हाँ क्लासेस की भी मिल जाएंगे, वो भेज दूंगा मैं, ठीक है। आप ग्रुप पे भेज दीजिएगा सर। भेज दूंगा, चलो शांति पाठ कर लेते हैं, आइए। ओम विश्वानिदेव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्यास्व। ओम शांति 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 सर्वा अरिष्ट शांतिर्भवतु। चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप हम मिलेंगे अब अपने किसी अन्य लेक्चर में किसी अन्य परेशानी के साथ, ठीक है। शक्तिमान फिर वापस आएगा जल्दी, कोई और परेशानी होगी, विल अगेन बैक। थैंक यू सो मच।